जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भैया इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगेन ये है पार्ट 10। तो इस सीरीज़ में हम क्या देख रहे हैं, जो आने वाला यूपी आर ओ का एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। और एक तरीके से समझ लो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। मैं दावा कर सकता हूँ भाई, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा पक्का है। इसलिए अच्छे से इनकी नोट्स बना लेना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो डू इट, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भैया, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है और एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में। और इसमें कहा गया है, अच्छा, ये जो पावर होती है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसके अंतर्गत एक और चीज़ होती है कि जैसे मान लो एक नया स्टेट बनाया जा रहा है, तो पार्लियामेंट में अगर नया स्टेट को बनाने के लिए कोई भी बिल आया है तो उसको कैसे पास होना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा, तभी जा करके वो एक एक्ट बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट कैसे मेजॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 24 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हजार्डस एरिया में एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखा जाएगा। ये प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, बहुत सिंपल सा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ऐसे अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 85 का दूसरा, आर्टिकल 85 का सेक्शन 2 एंड सब क्लॉज ए क्या कहता है कि प्रेसिडेंट में प्रोरोग द हाउस। अच्छा, प्रोरोग क्या होता है, स्थगित कर देना। ठीक है, रोक देना। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। ये कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 85 के दूसरे सेक्शन के सब क्लॉज बी में, ए में तो ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट में प्रोरोग द हाउस, बट बी में कहा गया है प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोरोग द हाउसेस, चाहे ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों केसेस में होता है। बट 85 के 2 के सब क्लॉज बी में कहा गया है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 85 कैटेगरी 2 सब क्लॉज ए, ऐसे सेक्शन 2 सब क्लॉज ए। ठीक है। आर्टिकल 74 का 1 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन डू सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो भाई। ठीक है। क्या करना है इसमें, स्टार मार्क इसलिए करना है क्योंकि देखो, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व तो कर सकता है, लेकिन ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, यानी कि वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ये उसमें क्या लगेगा कि भैया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो बाउंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और बनता है और पूछता है। उसमें लिख देगा कि भैया आर्टिकल 85 के सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में कहा गया है कि प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस लिख देगा कि इट इज प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशनरी पावर, और वहीं पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है। नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो रिकमेंडेशन पे काम करता है, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और ये किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 74 के 1 में। ठीक है, ध्यान अच्छे से इसको भैया नोट्स बना लो। ठीक है, चलो। अच्छा, एस्टिमेट्स कमेटी की बात चल रही है। एस्टिमेट्स कमेटी में क्या होता है, 30 मेंबर्स होते हैं और ये मेंबर्स एंटायरली फ्रॉम लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते। ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है कि भैया एंटायरली कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे। ठीक है। और ये जो एस्टिमेट्स कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, इसको भी ध्यान रखना। अभी करंट में कौन है एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन, संजय जायसवाल। अच्छा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती है लोकसभा में फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट में नहीं होती है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं होती, कुछ ऐसे यूटीज हैं जहाँ पे नहीं होती। तो वो कौन कौन से हैं देख लो, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, JNK, दादरा एंड नगर हवेली, केरला, नागालैंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, गोवा और उत्तराखंड। ये ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसी यूटीज हैं जहाँ पे एसटीज के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है ये। फिर अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात की गई है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल दर्जा देता है कि सब बराबर हैं, किसी के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है,
प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है किस टाइप का, प्रोटेक्ट करने का। तो वो क्या है कि यानी कि जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबाया हुआ वर्ग है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो बाकी के सेक्शंस हैं उनके साथ इक्वलिटी में आ सके, उनके साथ कंपटीशन में आ सके। इस वजह से उनको ऊपर लाने के लिए एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक, चलो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये कब आया था भैया? देखो 1992 तो है, बट ये आया था 24 अप्रैल 1993 में। और इसके अंतर्गत पहला स्टेट जिसने इस चीज को अप्लाई किया था वो था एमपी। ये स्टेटमेंट में पूछता है भैया कि फर्स्ट स्टेट टू कंप्लाई विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 वो है एमपी। क्वेश्चन में कोई और स्टेट भी डाल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल था? तो आर्टिकल 25 टू 28। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का आया था, ठीक है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था? तो भैया ध्यान रख लेना, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और उस टाइम पे 14 स्टेट और 6 यूटीज बने थे टोटल। ठीक है, अब देखो, एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसी में ये कैटेगरी होती है इलेक्शन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस टाइप में किसका किसका इलेक्शन होता है? तो ध्यान रखना, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी का जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेस पे होता है। अब इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट देखते हैं। एक जगह है कनिरोपोइल मेगालिथिक साइट, ये कहाँ पर स्थित है? तो केरला के कासरगोड में स्थित है। ठीक है, ये है क्या? तो यहाँ पे आपको रॉक कार्विंग्स मिलेंगी, किसकी? फुटप्रिंट्स एंड अ ह्यूमन फिगर। यहाँ पे जो मनुष्य है, अर्ली ह्यूमन, उसके फुटप्रिंट यहाँ पे मिलेंगे, और ह्यूमन फिगर की रॉक कार्विंग्स मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और इन कार्विंग्स को बनाया कैसे गया है? तो आयरन टूल्स का यूज करके बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लेगा, मान लो उसमें कह देगा भैया इसका इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो ब्रॉन्ज टूल से बनाया गया, बट ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट में वो गलत हो जाएगा। वो आयरन टूल की वजह से बनाया गया है, मतलब आयरन टूल की मदद से बनाया गया है। फिर भैया देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पन एंशियंट ट्रैवल रूट कनेक्टिंग हड़प्पन साइट्स। तो जो हड़प्पन साइट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक रूट था, वो क्या है? अहमदाबाद से लोथल जाता है, लोथल से नल सरोवर, नल सरोवर से लिटिल रण, और लिटिल रण से धोलावीरा। ठीक है, ये ऐसे सीक्वेंस में पूछ लेगा, 4 में अलग अलग सीक्वेंस लिखा होगा, बट करेक्ट सीक्वेंस यही है, अहमदाबाद, लोथल, नल सरोवर, लिटिल रण एंड धोलावीरा। ओके, अच्छा, पीवीटीजीज क्या होते हैं? काफी ज्यादा न्यूज में बने रहते हैं। तो इनको कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, पीवीटीजीज। अब ये क्या होता है पीवीटीजी? तो देखो, एक तो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, ठीक है, अब उस ट्राइबल ग्रुप में भी एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होगा, तो उनको पीवीटीजी में रख दिया जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, कुछ यहाँ पे पीवीटीजीज का नाम लिखा जाएगा। तो वो कौन कौन से भैया? रियांग, ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में अकेला पीवीटीजी है ये रियांग। ठीक है, फिर जरावा एंड शोम्पेन, ये आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में। चोला नाइकन, ये आपको मिलेंगे केरला में। एक और ऑप्शन में दे दिया होगा, कहेगा भैया यानाडी। अब उसमें पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है पीवीटीजी, तो यही है यानाडी, पीवीटीजी नहीं है। ये क्या है? ये वल्नरेबल है, पीवीटीजी नहीं है। और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको ये ट्राइब्स? ये आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। टोटल भैया 11 लैंग्वेजेस हैं। कैसी? क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, ध्यान रखना, और इनकी क्रोनोलॉजी पूछता है। तो सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज किसको कंसिडर किया गया था? तमिल को, 2004 में। फिर उसके बाद में आई थी संस्कृत 2005 में, फिर तेलुगु 2008 और कन्नड़ा 2008, ये दोनों एक ही साथ आई थी। फिर मलयालम को ऐड किया गया 2013 में। ठीक है, और उसके बाद में उड़िया को 2014 में। फिर उसके बाद में डायरेक्टली 10 साल बाद 2024 में एक साथ 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल के ग्रुप में ऐड किया गया। वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। ठीक है, बंगाली। तो ध्यान रखिएगा, ये 11 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो वो है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जीआई टैग से रिलेटेड है, किसके? यूपी के जीआई टैग्स। क्या?
अमरोहा की ढोलक फेमस है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में पूछ लेता है, कह देगा भैया जो अमरोहा की ढोलक है वो ब्रॉन्ज का, उसका जो बेस होता है ब्रॉन्ज का बना होता है, एंड ये वो उसमें 2-3 पॉइंट्स और डाल देगा, और फिर वहीं पे आप कर जाओगे मिस्टेक। तो अमरोहा की ढोलक प्योरली भैया वुडन होती है, उसका जो बेस होता है वो लकड़ी का बना होता है। तो अमरोहा की ढोलक फेमस है। पेपर के लिए कल्पी फेमस है। और संभल किस चीज़ के लिए फेमस है? हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट्स के लिए, ठीक। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड लीगल केसेस हैं। कौन कौन से? जैसे राइट टू एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर रेशनैलिटी टेस्ट फॉर आर्टिकल 19, ये किस केस से रिलेटेड है? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकंड दुराई राजन। फिर एरिडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस इज रिलेटेड टू पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटरनेट पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उससे रिलेटेड कौन सा केस है? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इनफैक्ट डिफेंस के एग्जाम्स में भी, सीडीएस और एफकैट जैसे एग्जाम में पूछा गया ये, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट किसकी? प्रेशर की क्या होती है? पास्कल होती है। वर्क की क्या एसआई यूनिट होती है? जूल होता है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक देखते हैं, वो है पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? तो 1775 से 82 एडी तक ये हुआ था, यानी कि 1775 से 1782 एडी में। खत्म कैसे हुआ? तो ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ ये खत्म हुआ, ट्रीटी हुई ब्रिटिश और महाजी सिंधिया के बीच में, ठीक। और इसमें ऐसा हुआ था कि भैया दोनों ने क्या कहा कि भैया अपना अपना ठीक है, अब अपना अपना संभालो, और ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो क्षमा प्रदान कर सकता है। तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किसमें है? आर्टिकल 72 में। उसी में 5 टाइप की जो होती हैं, आई एम कंफ्यूज लिटिल बिट कि 5 टाइप की होती हैं या 4 टाइप की होती हैं। खैर, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने टाइप की पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। उसी में से एक होता है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि जो सजा दी गई है उसका जो समय है उसको कम कर दिया जाता है, उसका नेचर नहीं कम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और किसी कारण से उसके प्रेसिडेंट ने क्या किया, भैया प्रेसिडेंट के पास गया वो आदमी कि भैया माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो प्रेसिडेंट कहता है अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। तो किस टाइप से माफ़ करेगा? एक कैटेगरी होगी कि देखो अच्छा ठीक है माफ़ तो कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। सज़ा का नेचर जो होगा वो नहीं कम होगा। यानी कि अगर उसको उम्र कैद यानी 20 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो वो रिमिशन में क्या होगा कि हो सकता है वो 10 साल की कर दी जाए, लेकिन रहेगी वो कैद ही। ये नहीं कि अच्छा ठीक है काम करो, 20 साल की है तो तुम एक काम करो, 2 लाख रुपए दे दो जाओ। ऐसा नहीं, उसका नेचर नहीं कम होगा, नेचर वही रहेगा, बस टर्म कम कर दिया जाता है, समय कम कर दिया जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं रेमिशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कई कई बार ये कई एग्जाम में पूछा गया, एस्टेरॉइड बेल्ट किस किस के बीच में होती है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है, ठीक है, एस्टेरॉइड्स की। तो उसी को एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कुइपर बेल्ट कहाँ पर स्थित होती है। एक टैक्स होता है जिसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये कहाँ पे लगाया जाता है? तो जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को विंडफॉल टैक्स कहते हैं। अच्छा, एक कमीशन आया था फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन 1953 में, और ये बाद में सेबी से मर्ज हो गया था। कब? 28 सितंबर 2025 में। सेबी की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और करंट में चेयरमैन जो है सेबी के वो है तुहिन कांता पांडे। ध्यान रखिएगा, ये तो भाई ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है टोटल 10 देशों से होकर के गुजरती है, और इसमें पूछ लेता है सीक्वेंस कि बताओ भैया वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन से देश हैं। या ऐसे भी पूछ लेगा कि भैया 4 देश दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन से देश से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पास होती। तो भैया जब तक 10 की 10 याद ही नहीं रहेंगे तो बताओगे कैसे, ठीक है। तो याद कर लो, उसकी एक ट्रिक है, निमोनिक है। क्या? कैब पीएनबी से मुंबई आई। अब देख लो, कैब पीएनबी से मुंबई आई तो क्या क्या होगा? चिले, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, बोत्सवाना, एक मिनट, पराग्वे के बाद में नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मैडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ बोत्सवाना क्यों लिख दिया, यहाँ नहीं, मतलब यहाँ काट करके यहाँ क्यों लिख दिया। हो सकता है यहाँ यहाँ पहले
ब्राज़ील लिख दो, बाद में यहाँ लिख दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना वेस्ट टू ईस्ट वाली बात चल रही है, ठीक है, तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बोत्सवाना नहीं होगा, यहाँ पे ब्राज़ील होगा, बोत्सवाना यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसे यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पे सेक्स रेशियो लिखा हुआ है, किसका, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के हिसाब से क्या था भैया, हमारा सेक्स रेशियो 943 था। तो देखो क्वेश्चन ये है कि भैया 1901 में जो सेंसस हुआ था उसमें 972 था, फिर धीरे धीरे जब जब ऐसा हुआ 1911, 1941, 1981, 1991। अब भैया देखो क्वेश्चन में ये पूछता है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस सेंसस में था, तो भैया वो था 1901 के, कितना था, 972 था, यानी कि 1000 पुरुषों पे 972 महिलाएं थी। लेकिन अगर पूछे सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कब था इंडिया का, तो 1991 के सेंसस में था, जिसमें 927। तो ध्यान रख लेना याद करने के लिए, इधर 972 है हाईएस्ट, ठीक है, और इधर 7227 उल्टा हो गया, तो 927, ठीक, इधर 1901 है, इधर 1991 है, ठीक, याद रहेगा। चलो कुछ यहाँ पे रिवोल्ट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है किस रीजन में ये रिवोल्ट्स हुए थे, तो मोपला 1921 में हुआ था मालाबार में, ठीक, मालाबार रीजन में। फरेजी 1838 टू 60 ये बंगाल में था। रामोसी 1822 ये वेस्टर्न घाट्स में हुआ था। और कोल 1831 टू 32 ये छोटा नागपुर, ठीक है, झारखंड साइड। फिर 1947 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट कर लेना अच्छे से, स्टार मार्क कर लेना, कि उत्तर प्रदेश में 1947 तक उत्तर प्रदेश में कितने आईएनसी के सेशन हुए थे, ठीक है, आईएनसी के कितने सेशन हुए थे 1947 तक, वो भी खास करके यूपी में। तो ये यूपी स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई, इलाहाबाद में 3 हुए, ठीक है, 1888। देखो वैसे यहाँ पे क्रोनोलॉजी थोड़ा सा मिसिंग है, बट चूंकि क्रोनोलॉजी इसलिए मिस कर रही है क्योंकि मैंने प्लेस के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है। तो इलाहाबाद में टोटल 3 हुए, लखनऊ में 3 हुए, बनारस में 1, कानपुर में 1 और मेरठ में 1, ठीक। तो अब देखो इलाहाबाद में 3 हुआ, 1888 में जो हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन था, जॉर्ज यूल। 1992 में यानी कि 1892 में WC बनर्जी थे, और 1910 में ये थे विलियम वेडरबर्न, ठीक, इतना याद हो गया, ये इलाहाबाद का था। अब लखनऊ में 3 जो हुआ उसमें 1899 उस समय कौन था प्रेसिडेंट, रमेश चंद्र दत्त। 1916 में AC मजुमदार, और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाराणसी में जो सेशन हुआ 1905 में, उस समय कौन, GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। कानपुर में 1925 में हुआ था, सरोजनी नायडू थी, और मेरठ में 1946 में हुआ था, JB कृपलानी थे, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो भैया डबल स्टार कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ कॉइन्स थे गुप्ता पीरियड में, ठीक है, और उन कॉइन्स पे टाइटल्स लिखे हुए थे, जैसे अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक और पराक्रमांक। ये तीनों टाइटल किसको दिए गए थे, तो भैया ध्यान रखना समुद्रगुप्त को दिए गए थे टाइटल, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक और पराक्रमांक। अच्छा मार्स की बात करें तो मार्स का डिक्लिनेशन और दिनमान सेम अर्थ की तरह के है, ठीक है, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, और मार्स का 2 सैटेलाइट भी है, कौन, फोबोस और डीमोस, ठीक है, ये ग्रीक गॉड्स हैं जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, इनके सैटेलाइट्स का। अच्छा एक इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन हिस्ट्री से, शेनगुट्टवन एक चेर शासक था, ठीक है, और एक चेर यानी कि जो चेर वंश था उसका सबसे महान शासक था, इसी को लाल चेर भी कहते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, शेंगुट्टवन को ही कहते हैं लाल चेर। इसी ने पत्तिनी सेक्ट की स्थापना करी थी, और इसके पास एक बहुत बड़ा जहाज का बेड़ा था, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्ट्स हैं और वो किस सन में आए, इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, कभी कभी मैच करने को पूछ लेगा, तो ध्यान रखना, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2005, फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ये 2013 में आया था, ठीक। अच्छा ये साइंस की फील्ड से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है ना, मिनिमम वॉल्यूम होता है और मैक्सिमम डेंसिटी होती है, किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। क्रोनोलॉजी अगर देखें तो जो देखो ये कितना कंफ्यूजिंग है, लगभग लगभग सभी एक ही सन में हुआ है, लेकिन ये काफ़ी अगर डीप आप पढ़ोगे तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता,
तो देखो पहले क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पास हुआ, ठीक है, 1919 में, मार्च 1919 में। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। फिर अमृतसर सेशन हुआ आईएनसी का दिसंबर 1919 में। और फिर बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई 1 अगस्त 1920 में। तो क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मेडिवल पोइट्स हैं और उनकी कंपोजिशंस का नाम इधर लिखा हुआ है, कौन कौन से। मुल्ला दाऊद, ये हैं चंदायन, चंदायन भी कहते हैं, यानी कि इनकी कंपोजिशन है। फिर अमीर खुसरो, ये आशिक, ठीक है, ये आशिका या आशिक जो भी कह लो, ये अमीर खुसरो की है। फिर सोमनाथ की है राग विबोधा, ठीक, ओके। नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, जो पूरे विश्व के 80% एक्टिव वल्कनोज हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है और सरकम पैसिफिक बेल्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी इसी रीजन में आते हैं। देखो भारत का 25वां स्टेट कौन बना था, गोवा। देखो पहले तो ये 12th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, फिर बाद में 1987 में इसको फुल फ्लेज स्टेट की का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है, ये पूरी तरीके से एक राज्य बन गया। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करता है आर्टिकल क्या 14। आर्टिकल 14 में ही इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे, कि भैया सभी को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो भारत का, सभी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि लॉ के सामने सभी इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, मेडिवल इंडिया में, मेडिवल हिस्ट्री में एक टर्म आता है रे, किससे संबंधित है, तो शेर शाह के समय पे ये टर्म आया था रे। इसमें क्या होता है, तो इसमें इट इज़ बेसिकली लिस्ट ऑफ रेट्स डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ द स्टेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो भैया ये एक मूल्यों की सूची है जिसमें प्रॉपरली ये डिटरमाइन होता है कि जो स्टेट का शेयर होगा अलग अलग क्रॉप्स के लिए वो क्या होगा, तो ये रे है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लगभग 220 बीसी के करीब बनी थी और बनवाया किसने था, शी हुआंग ती ने, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है गाथा सप्तशती, इसके राइटर कौन है, हाल। और इन्हीं में कुछ वुमेन पोइट्स भी थी जिनकी कुछ रचनाएं इसमें सम्मिलित हैं गाथा सप्तशती में, तो उनका नाम क्या है, ठीक है, वो है पहाई, महावी, रीवा, रोहा एंड शशिपहा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ऐसा नाम दे देगा पहाई, महावी, रीवा, रोहा, शशिपहा, ये क्या थे, तो उसमें डांस फॉर्म लिख देगा, नेम ऑफ हिल्स लिख देगा, पोएट्स लिख देगा। तो ऐसे ही याद किया रहना भैया, ये क्या है, ये सब कवित्री हैं, ठीक है, ओके। आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ऋग्वैदिक सोसाइटी जो है उसमें कुछ एक सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया गया था। सबसे छोटी सोसाइटी क्या थी, कुल, कुल के बाद ग्राम आता है ना, ग्रुप ऑफ कुल इज नोन एज ग्राम एंड ग्रुप ऑफ ग्राम इज नोन एज विस एंड विस ग्रुप ऑफ विस इज नोन एज जन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो ये थे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से प्रॉपरली इनकी नोट्स बना लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जा कर के लिखिए। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, वो भी कर लें, वो भी पढ़ें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।